आज एनिमे सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में भी सोलो लेवलिंग, नारुतो शिपुडिन, डीमन स्लेयर या वन पीस जैसे एनिमेस के मिलियंस ऑफ फैंस हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार एनिमे की शुरुआत कैसे हुई? क्या नारुतो और वन पीस के टाइम से ही एनिमे एग्जिस्ट करता था, या फिर एनिमे की कहानी इससे भी कई साल पुरानी है? और एक इंटरेस्टिंग बात, जापान में एनिमेशन आई कहां से? तो आज की इस वीडियो में हम एनिमे हिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर मॉडर्न एनिमेशन तक समझेंगे। तो एनिमे की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, और उस टाइम जापान में मॉडर्न एनिमेशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और पहले के टाइम पर जापानीज आर्टिस्ट पिक्चर्स और इलस्ट्रेशन की मदद से स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ये एनिमेशन नहीं था। एनिमेशन का बेसिक आइडिया था कि स्टैटिक इमेजेस को इतना फास्ट मूव करना कि हमें मूवमेंट का इल्यूजन लगे, और ये कॉन्सेप्ट दुनिया के कई कोनों में डेवलप हो रहा था। और जापानीज आर्टिस्ट ने वेस्टर्न एनिमेशन से इंस्पिरेशन लेना शुरू किया, और 1910 के आसपास जापान में एनिमेटेड फिल्म्स का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। उस टाइम जापानीज आर्टिस्ट के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते थे, और अभी के टाइम के जैसे उस टाइम मॉडर्न कंप्यूटर्स मौजूद नहीं थे, ना ही पावरफुल सॉफ्टवेयर, ना ही ड्राइंग टैबलेट, और एनिमेटर्स को म्यूचुअली ड्राइंग क्रिएट करनी पड़ती थी। इसी के वजह से पहले के टाइम पर एनिमेशन बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता था। और जापान के अर्ली एनिमेशन क्रिएटर्स में ओटिन शिमाकावा, जुइची कोची और सितारो कितायामा जैसे नाम इम्पोर्टेंट थे, और इन लोगों ने जापान में एनिमेशन कल्चर को बढ़ाने का बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, और यहीं से जापान में एनिमेशन कल्चर शुरू हुआ। और 1920 और 1930 के आसपास जापान में धीरे धीरे एनिमे पॉपुलर होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एनिमे बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा था, और इसी वजह से जापानीज स्टूडियो को लिमिटेड बजट में ही काम करना पड़ता था। और इसी वजह से जापानीज आर्टिस्ट ने प्रोडक्शन को इफिशिएंट बनाने के लिए नए नए मेथड्स को डेवलप किए, और धीरे धीरे जापान एक प्रॉपर एनिमेशन कल्चर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फिर होता है एक बहुत ही बड़ा इवेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में एनिमेशन का यूज एंटरटेनमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा के लिए भी किया जाने लगा, और इस पीरियड में एनिमेशन का यूज करके लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया जाने लगा। और वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, लेकिन एनिमे इंडस्ट्री खत्म नहीं हुआ था। एक्चुअली वॉर के बाद एनिमे एक डिफरेंट फेज पर एंटर हो चुकी थी। अब आता है एनिमे हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, ओसामू तेजुका, और जिन्हें हम गॉड ऑफ मांगा के नाम से भी जानते हैं। तेजुका सिर्फ मांगा आर्टिस्ट नहीं थे, उन्होंने जापानीज एनिमेशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन देने का काम किया था, और उन्होंने मांगा स्टोरी टेलिंग में सिनेमैटिक टेक्निक्स का यूज किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने मांगा को चिल्ड्रन के साथ साथ वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। एंड 1960 में तेजुका के मांगा से इंस्पायर्ड एक एनिमे एस्ट्रो बॉय, तेत्सुवन एटम कहा जाता था, और ये मूवमेंट एनिमे हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। एस्ट्रो बॉय एक रोबोट बॉय की स्टोरी थी, लेकिन इस सीरीज का इंपॉर्टेंस सिर्फ स्टोरी में नहीं था। इसने प्रूव किया कि रेगुलर ऑडियंस के लिए भी एनिमेटेड स्टोरी बनाई जा सकती है फॉर द टेलीविजन ऑडियंस, और यहाँ से टीवी एनिमे का कॉन्सेप्ट रैपिडली ग्रो होने लगा। अब 1970s में एनिमे का जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा, और डिफरेंट टाइप्स के एनिमेस अब आने लगे। फिर स्टोरीज में पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप, ह्यूमन इमोशन जैसे थीम्स भी ऐड होने लगे। फिर आता है 1980s का समय, और इस टाइम एनिमे एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था, क्योंकि एनिमेशन और फिल्म की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच चुकी थी। फिर आता है 1990s का समय, और इस टाइम पूरे वर्ल्ड में एनिमे का पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि इसी समय आया था दी ओजीज एनिमे, ड्रैगन बॉल जी एंड पोकेमोन। और फिर हमें 2000 में देखने को मिलता है दी बिग 3, यानी नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच। और इन एनिमेस ने एक पूरे जनरेशन को एनिमे फैन बेस बना दिया था, और इंडिया में टीवी चैनल्स के थ्रू जापानीज एनिमे का एक्सपोजर बढ़ने लगा। और फिर आता है 2010 का समय,
और इस टाइम एनिमे पीक पर इसलिए जा चुका था क्योंकि इस टाइम आ चुका था इंटरनेट एंड स्ट्रीमिंग। तो पहले एनिमे देखने के लिए हमें टेलीविजन शेड्यूल्स पर डिपेंड करना पड़ता था, लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आने के बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। सबटाइटल्स और डब्ड वर्जन के थ्रू एनिमे अब वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने लगी थी और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने एनिमे डिस्कशन को ग्लोबल बना दिया था। और फिर आता है मॉडर्न एरा, जिसमें डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर जैसे हमें टॉप नॉच एनिमेस देखने को मिलते हैं विद टॉप नॉच एनिमेशन। और मॉडर्न एरा के आने के बाद ही एनिमे अब हर जगह फेमस हो चुका था। हर सोशल मीडिया में एनिमे ट्रेंड करने लगा। उसके बाद मर्चेंडाइज, गेम्स और कोलैबोरेशन का एक ह्यूज इंडस्ट्री बन गया था। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो यार आप लोग बताना कि आखिरकार आपने एनिमे देखना कब शुरू किया और आपका सबसे फेवरेट एनिमे कौन है जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो ऐसे ही अगर आप एनिमे फैक्ट्स देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।